क्या हालचाल डॉक्टर साहब, क्या हालचाल? बढ़िया। राजी हो? राजी हो? नया चैप्टर चालू करना है? पढ़ लियो ग्राफ क्या है, इसीलिए बचाए कि तुम पढ़ सको। ग्राफ में क्या, नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स ही तो है, और क्या है सर? इस चैप्टर में वही तो नहीं आ रहा था हमें, बाकी तो सब आ रहा है। हैं? वही तो पढ़ने के लिए हमने एडमिशन लिया था। सीख रहा? अच्छा सीख रहा। नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप है। चलो ग्राफ देखो, आओ ग्राफ पे थोड़ा समझा दूं, ग्राफ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को बच्चों एक सिंपल से झंडू से एग्जांपल से बताता हूं मैं, देखना। एक ह्यूमन हाइट का एग्जांपल लिया, ह्यूमन हाइट का। सुनो, अब 10,000 लोगों पे एनालिसिस किया, हाइट को चेक किया ऐसे ही, और हाइट की 3 कैटेगरी निकल के आई बेटा जी। एक तो उन बंदों को रखा जिनकी हाइट थी 3 से 4 फीट, बी में उनको रखा जिनकी हाइट थी 5 से 6 फीट, सी में रख दिया, मतलब ये डांग खड़े हुए ना 8-8 फुट आड़ा, खड़े खड़े सीएफएल खोल ले, पंखे की ताड़ियां घुमा दे, होते ना 8-8 फुट वाले वो। तो 3 कैटेगरी बनाई थी, ए बी और सी। 10,000 लोगों पे मान लो एनालिसिस किया। अब आप सोचो ज्यादा कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बी में। मतलब नेचर इन जनरल कहूं तो नेचर सेलेक्ट करती है मीन वैल्यू को, मिड वैल्यू को। तो मैंने उसका एक ग्राफ प्लॉट किया। वो जो ग्राफ प्लॉट किया बेटा जी, वो ऐसा सा आया। ये ए थे, ये सी थे, ये बी थे। मतलब नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? बी को। तो बी की नंबर क्या थी? ज्यादा। मिड वैल्यू को नेचर फेवर करती है, सेलेक्ट करती है। अब सुनो, यहां से 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन निकलकर सामने आए, हल्का सा कंसंट्रेट करना। पहला सिलेक्शन था स्टेबिलाइजिंग। स्टेबिलाइजिंग में क्या किया बच्चों? जैसी नेचर यहां थी, किसका सिलेक्शन हो रहा था? बी का। वैसी नेचर अगले 5 साल तक रख दी, नेचर में कोई चेंज। जैसी कंडीशन यहां थी, अगले 5 साल भी सेम कंडीशन रखी, तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? पहले किसको कर रही थी? बी को। वैसी ही कंडीशन आपने आगे रख दी, तो अब भी सिलेक्शन किसका होगा? बी का। तो जब अब हमने ग्राफ को देखा, तो हमारा ग्राफ ऐसा आया। बी की नंबर और बढ़ गई थी, ए और सी की नंबर कम होती जा रही थी। मतलब इसका जो पीक था वो नैरो होता जा रहा था। तो आपसे डायरेक्ट ग्राफ देके पूछेगा, ये ग्राफ देके पूछेगा कि रिकॉग्नाइज करो ये कौन सा नेचुरल सिलेक्शन है? स्टेबिलाइजिंग। कब होगा? जब नेचर को हमने क्या रख दिया? स्टेबल, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता गया। आप सोच के बताना बच्चों, अगर स्टेबिलाइजिंग हो, अगर नेचर स्टेबल रहे, तो उस एटमॉस्फेयर में रेट ऑफ इवोल्यूशन क्या होनी चाहिए? फास्ट की स्लो? क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन तो क्या मांगता है? चेंजेस। जबकि हमने नेचर को कैसा रख दिया? स्टेबल। तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ इवोल्यूशन है वो क्या रहेगी? स्लो। स्लो इवोल्यूशन होगा। नेचर उसी बी को फेवर करती रहेगी, उन्हीं की नंबर बढ़ती रहेगी। ये तो पहला सबसे मेन, और जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचर में हुआ चेंजेस, और मान लो नेचर ने फेवर कर दिया सी को। मान लिया नेचर किसके फेवर में आ गई? सी के। तो किन की नंबर बढ़ी? सी की। अब जो अपना ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। अगर ग्राफ बीच में से खिसक जाए और किधर चला गया? सी की ओर, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, इसको मैं क्या कहूंगा? डायरेक्शनल। तो गुरुजी क्या ए का सिलेक्शन? बिल्कुल ए का भी हो सकता है। तो ग्राफ इधर खिसक गया। इसको ऐसे समझना, अगर मिड वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा है, वही सिलेक्ट हो रही है, तब तो स्टेबलाइजिंग। अदर देन मिड वैल्यू, अदर देन मिड वैल्यू, आइदर ए और, ध्यान देना मेरी बात पे, आइदर ए और सी, दोनों नहीं बोल रहा मैं, आइदर ए और सी। तो ए का सिलेक्शन हुआ तो इधर, और सी का हुआ तो इधर, मिड से खिसक गया, डायरेक्शनल। तीसरा जो सबसे रेयरली मिलता है, डिसरप्टिव। अभी क्या बोला मैंने? आइदर ए और सी। अब बोल रहा हूं बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी।
तो कितने पीक बन गए? दो बन गए। दो पीक दिख रहे हैं तो वो कौन सा हो गया? डिसरप्टिव। तो फटाफट तीनों कंसेप्ट समझ लो। नेचर जैसी थी वैसी ही रही, स्टेबल रही, तो किन का सिलेक्शन होगा? मिड वाला। सेम, तो स्टेबिलाइजिंग है। मिड के अलावा कोई एक, कोई एक, आइदर ए और सी, देन वी कॉल्ड डायरेक्शनल। और मिड के अलावा दोनों ही सेलेक्ट हो गए, डिसरप्टिव। तो सीधा दिखेगा तुम्हें, दो पीक दिख रहे हैं तो किस में रख देना? बीच में से खिसकता हुआ दिख रहा है तो डायरेक्शनल, और बीच वाला बढ़ता दिख रहा है तो स्टेबिलाइजिंग। अब एनसीईआरटी में ग्राफ निकालो, उसमें मैं दो एक एग्जांपल तुम्हें लिखाता हूं, आगे ग्राफ में मेंशन कर लो। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ग्राफ दे देगा आपको, आइडेंटिफाई करो वो किसका ग्राफ है। देखो मैं बोल रहा हूं, आप ही बताना वो किस में आएगा। मेरे पास दो मच्छर है बच्चों, एक मच्छर डीडीटी रेजिस्टेंस है, दूसरा मच्छर डीडीटी रेजिस्टेंस नहीं है। सिलेक्शन किसका होगा? रेजिस्टेंस का। किस में आना चाहिए इन तीनों में से? डायरेक्शनल। दो में से कोई एक डायरेक्शनल। जो रेजिस्टेंस थे उनकी तरफ कर्व शिफ्ट हो गया। नेचर में पहले रेजिस्टेंस थोड़ी था, नेचर में तो नॉर्मल थे, रेजिस्टेंस तो हमने करवाया डीडीडी छिड़क के, तो एक डायरेक्शन में जाना, डायरेक्शनल। दो जिराफ थे, छोटी गर्दन और लंबी गर्दन वाले, एक सेलेक्ट हो गया, डायरेक्शनल। दो गायें थी, एक कम दूध देती थी, एक ज्यादा दूध देती थी, हमने सेलेक्ट किसको किया? ज्यादा दूध देने वाली। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल। सुनो स्टेबिलाइजिंग का भी सुनो। जब हमारा जन्म होता है ना, जब बच्चे होते हैं तो वेट कितना होता है पता है आपको? 2.5 से 3 kg के लगभग होता है। इतना अगर वेट है किसी बच्चे का, वो हेल्दी है बेटा जी, वो नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, 2.5 से 3 kg। कोई टाबर हो और मान लो भी को वेट है 500 ग्राम, या कोई बच्चा हुआ उसका वेट है 8 किलो, केवरो के हो, ये वाला कंडीशन, तो आप सोचो सर्वाइविंग के चांसेस ज्यादा किसके होंगे? इसके, इसके और इसके बचने के चांस। किसका सिलेक्शन हो रहा है? एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? स्टेबिलाइजिंग। अगर मीन वैल्यू सिलेक्ट हुई तो मैं उसको किस में रखूंगा? स्टेबिलाइजिंग में। अदर देन मीन वैल्यू सिलेक्ट होती है तो डायरेक्शनल। क्लियर है? अब वो जो ग्राफ है उनके आगे एग्जाम्पल लिख डालो। पहला जो सबसे ऊपर बनाना, ए स्टेबिलाइजिंग का है, एनसीईआरटी में लिख लो, बस एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है। स्टेबिलाइजिंग के आगे लिख लो वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। स्टेबिलाइजिंग का एग्जाम्पल लिख लो, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। सिलेक्ट हो रही है, बाकी ये जितने भी थे वो सब उसमें है डायरेक्शनल वाले। वो ग्राफ देख लो एक बार एनसीईआरटी से, ठीक है? ग्राफ देके देखना, पीक बढ़ रहा है तो स्टेबिलाइजिंग, खिसक रहा है तो डायरेक्शनल, और दो पीक दिखते ही समझ जाना डिसरप्टिव। और कोई इस चैप्टर के कोई डाउट है डिस्कस करो, फिर आगे चलते हैं बायोटेक में। हाँ बोल बोल।
बताया तो था वो स्पेस नहीं है, नहीं है वो जो दे रखा वो नहीं है स्पेस। हाँ बन रहा था, लेकिन वो ओपेरिन हेल्डेन ने फर्स्ट लाइफ कैसे आई उसके बारे में उसको एक्सेप्ट किया है। हाँ लेकिन ओपेरिन हेल्डेन को नहीं मानेंगे, उन्होंने सपोर्ट किया था उसको, दिया थोड़ी था उसने, तो सपोर्ट किया है। तो जिसने पहले बताया वो होगा ना, देने वाला तो वही होगा। केमिकल नॉन लिविंग ही तो है। तो अलग हो, लेकिन नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा ना, कंसेप्ट तो वही हुआ ना। हाँ जिसने पहले दिया, देने वाला तो वही है ना, इन्होंने तो बाद में सपोर्ट किया था, देने वाला तो वही थे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है, बाकी नॉन लिविंग से लिविंग है, लेकिन ज्यादा सही ओपेरिन हेल्डेन ही थे, वही थे। ज्यादा क्या, पूरे ही सही थे। उन्होंने तो स्ट्रो मड बताया था, उसमें थोड़ी बनता है एक्चुअल केमिकल, तो उन्होंने ही बनाया ना कि कैसे केमिकल बने होंगे। हाँ बोल दिया था उन्होंने कि नॉन लिविंग से लिविंग बनता है, उनका तो तुक्का था, स्टार्टिंग में तो तुक्का था ना। ओपेरिन हेल्डेन ने तो पूरी प्रोसेस बताई कि ऐसा हुआ होगा। अब पूछेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि है ही नहीं ना तुम्हारे। सपोर्ट भाई पूछ सकते हैं, उनके जो साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट वगैरह, वो दे ही नहीं रखे, तो उस पर अपन जा ही नहीं रहे। और कोई? ठीक है, पीछे के क्वेश्चन अपन ने देख ही लिए थे। एक हॉर्स इवोल्यूशन वाला थोड़ा सा देख लेना, वो स्टेप बेटा जी, है ना, आ जाते हैं कई बार। चलो फिर चैप्टर नंबर 11, नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर शायद 9 है 10 है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पे आओ, चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब जो रिमेनिंग 2 चैप्टर बचे हैं ना बेटा जी आपके, नीट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से मिला करके 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तक आते हैं इन 2 चैप्टर से। 2019 से ट्रेंड चल पड़ा, 2019 में भी 10 क्वेश्चन थे, 2020 में तो 12 क्वेश्चन भी आए थे। वो तो तब थे जब सिलेबस पूरा था, अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो इतने क्वेश्चन तो तुम कम से कम मान के चलो इन दोनों चैप्टर से, प्रिंसिपल प्रोसेस से और एप्लीकेशन से। 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर के और 5-6 क्वेश्चन अगले चैप्टर के हैं। 10-12 क्वेश्चन का वेटेज है इन 2 चैप्टर्स का। अच्छी बात यह है कि पूरे क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, एनसीईआरटी से। पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक आध कुछ एग्जाम्पलर में कुछ अलग बातें हैं, वो मैं तुम्हें जहां जरूरत पड़ेगी वहां एनसीईआरटी में ऐड करवा दूंगा। चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आगे वाले दोनों ही। और अगर कंटिन्यू क्लास रही तो मैं अगले 6 लेक्चर में दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। आज के साथ 6 लेक्चर में दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट, जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी मतलब। तो आओ स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ओपन करियो अपनी, बायोटेक्नोलॉजी, पहला पैराग्राफ चालू कर रहा हूं। आपसे पूछता हूं मीनिंग ऑफ बायोटेक बेटा जी। अपने फायदे के लिए हमने माइक्रोब्स को भी नहीं छोड़ा। आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा था, उसमें हम अपने फायदे के लिए माइक्रोब्स यूज करते हैं, वही कौन थी, बायोटेक। किसी भी माइक्रोब्स को हमारे फायदे के लिए यूज करना, बायोटेक। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके तुम्हें इस बात को समझाता हूं, जो पूरे चैप्टर में आप डिस्कस करोगे। एक हार्मोन है बच्चों, इंसुलिन। कोई पेशेंट है जिसके डायबिटीज हो रखा है, उसका इलाज है, उसको रेगुलर क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन। अब हम बायोटेक से उस इंसुलिन की खूब सारी अमाउंट को बना सकते हैं। कैसे? तो एक बात सुनियो, ये है हम ह्यूमन से हमने किसकी जीन निकाली, इंसुलिन की। अपने बॉडी में है इंसुलिन की जीन, इंसुलिन की जीन निकाली। मैं इस इंसुलिन की जीन को एंटर करवा रहा हूं एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है ई कोलाई। ये चलेगा पूरे चैप्टर में, ये होस्ट है। जीन कहां से ली, ह्यूमन से। इस जीन को मैं किस में डालूं, ई कोलाई में। दोनों तीनों बातें आराम से सुनना। 2 बातें हैं, मैं इस जीन को डायरेक्ट ई कोलाई में डाल दूं, क्या होगा,
क्या ये जीन ई कोलाई में रेप्लिकेट करेगी? क्यों? रेप्लिकेशन के लिए याद करो क्या चाहिए, एक फिक्स सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन होता है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस जीन के पास अगर ORI नहीं है तो ई कोलाई में रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी। हां, वो रेप्लिकेट कर सकती है अगर ये जाके जुड़ जाए किससे, ये ई कोलाई का डीएनए है, ई कोलाई का क्रोमोसोमल डीएनए है। पहले 2 पेज हैं एनसीईआरटी के, केवल ज्ञान है उनमें, सुनना। तो मैंने इंसुलिन की जीन निकाली और उसको डायरेक्ट किस में डाल दिया, ई कोलाई में। अब आपसे पूछा है इस जीन का ई कोलाई में क्या फ्यूचर है, भविष्य उज्जवल है कि अंधकारमय है? अंधकारमय है। ये जीन ई कोलाई में सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकती बेटा जी। रेप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब उसके पास कौन हो, ORI हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अरे याद करो ना मोल बायो, ORI होता है, वहीं से तो रेप्लिकेशन चालू होता है। हां, ये जीन रेप्लिकेट कर सकती है अगर ये जाके जुड़ जाए किससे, उस बैक्टीरिया के डीएनए या क्रोमोसोम से। अगर ये जीन जाके जुड़ जाए इस बैक्टीरिया के डीएनए से तो ये रेप्लिकेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया डीएनए के पास कौन होगा, तो बैक्टीरिया का डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो हमारे इंसुलिन की जीन भी उसके साथ साथ रेप्लिकेट करेगी। बट ये बाई चांस है, हो सकता है वो जुड़े ही नहीं, किसी कोने में पड़ी रहे, तो क्या रेप्लिकेट हो जाएगी? नहीं सर, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो क्या किया जाए, हमने क्या किया, इस जीन को बाहर से ही क्या दे दिया, ORI। तो हमने इस जीन को किसके साथ जोड़ा, किसी प्लाज्मिड के साथ, जो किसका काम करता है, वेक्टर का। और इस वेक्टर में पहले से ही कौन है, ORI। तो हमने इस वेक्टर में कट लगाया, ये लो, कट लगा के इस पे कौन सी जीन जोड़ दी, इंसुलिन की जीन जोड़ दी, जुड़ गई। अब इसे किस में एंटर करा दो, ई कोलाई में। अब इसका फ्यूचर क्या है बच्चों, क्या रेप्लिकेट करेगा? यस सर, क्योंकि हमने उसको क्या देके भेजा है, ORI। तो पहली बात, इस वेक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि वो क्या अवेलेबल करवाएगा, ORI। ORI का मतलब जहां से रेप्लिकेशन क्या हो जाए, स्टार। तो कोई भी जीन, मैं यहां इंसुलिन की बात कर रहा हूं, जब किसी बैक्टीरिया या होस्ट में जाएगी तो अगर बिना ORI के है तो रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो हमें क्या यूज करना पड़ा, वेक्टर। वेक्टर के तौर पे क्या लिया, प्लाज्मिड, जो क्या देगा, ORI। ORI है तो वो अंदर जाके क्या करेगी, रेप्लिकेट। अब सुनो, आ गई जीन, ये आ गई वेक्टर के साथ। अब आपने कहा ठीक है सर वो रेप्लिकेट कर रही है, लेकिन बच्चों जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो कोई एंजाइम चाहिए, कौन सा, रेप्लिकेशन में काम आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अब सोचो, क्या आपने इसको डीएनए पॉलीमरेज देके भेजा है? नहीं, हमने तो ORI दिया है। तो ये पॉलीमरेज के बिना कैसे रेप्लिकेट करेगी? डीएनए को डीएनए बनाने के लिए एंजाइम तो चाहिए ना। एंजाइम कौन सा है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज किसका यूज करेगी, इस ई कोलाई का। ये मान लो ई कोलाई के अंदर कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। तो ई कोलाई का पॉलीमरेज यूज करके ये डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट। पहली लाइन की डेफिनेशन समझा रहा हूं, यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। यूज ऑफ माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब, ई कोलाई, एंड देयर एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। और उसको यूज किया हमने अपने फायदे के लिए। हमने उससे क्या बनवाई, इंसुलिन। अरे इंसुलिन बनाना ई कोलाई का काम थोड़ी था, हमने उससे बेगारी कराई, जबरदस्ती कराई कि तू बना इंसुलिन, वो हमारे फायदे की है। और उसने एंजाइम किसका यूज किया, बैक्टीरिया का। तो यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो सिंपली कहूं तो माइक्रोब्स का हमारे फायदे के लिए यूज करना, इट्स पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बस इतना समझा रहा हूं, उसमें एंजाइम भी लिखा हुआ है पास में। वो एंजाइम कौन सा है एक्चुअल में, डीएनए पॉलीमरेज। किसका, ई कोलाई का। क्लियर। अब इस पैराग्राफ को जब पहला पैराग्राफ पढ़ोगे बच्चों तो वहां बायोटेक के 2 ईरा होंगे, 2 ईरा ऑफ बायोटेक। 2 पार्ट मान लो। फर्स्ट तो है ओल्ड बायोटेक, एक होगी बेटा जी न्यू बायोटेक। ओल्ड और दूसरी होगी न्यू। न्यू को बोला गया मॉडर्न बायोटेक। ओल्ड तो बताते हैं
बिफोर 1970, 1970 से पहले की बायोटेक थी ओल्ड, और जो न्यू है जिसको आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो है 1970 के बाद की। ऐसा क्या हुआ था 1970 में? वो दो साइंटिस्ट आए थे ना, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहन। उन्होंने दो अलग अलग डीएनए को जोड़ा, आरडीएनए बनाया। ये सब पॉसिबल 1970 के बाद हुआ था, जोड़ तोड़ वाला काम। ओल्ड जो बायोटेक है इसमें हमें कुछ नहीं करना। ये बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स, बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स। मतलब इस बायोटेक में कहीं पर भी काट छांट डीएनए, जैसे मैंने ह्यूमन से इंसुलिन की जीन निकाली, आपका डीएनए 2 मीटर लंबा है, उसमें इंसुलिन की जीन को ढूंढा, उसको काटा, काट के फिर उसको वेक्टर से जोड़ा, कट करना, जोड़ना, ये सारे पार्ट इसमें नहीं थे। वो सारे पार्ट इसके बाद के हैं। हमें पता है काटने के लिए तुम्हारे पास एक एंजाइम है आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। हम जानते हैं हमारे पास जोड़ने वाला एंजाइम है डीएनए लाइगेज। ये सारे 1970 के बाद की बातें हैं, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। उससे पहले माइक्रोब्स की कैसी कैपेसिटी, जैसे दूध से दही बनाना, क्या मम्मी को पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में? क्या उसने कोई जीन काट छांट करके उसमें ऐड किए? कुछ नहीं किया। केवल कल का खट्टा दही पड़ा था, जावन पड़ी, बिना दूध में मिला दी, उस जावन में थे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उन्होंने लैक्टिक एसिड छोड़ा और दूध पड़ गया खट्टा, बन गया दही। तो दूध से दही बनाना इज पार्ट ऑफ ओल्ड बायोटेक। सर ये बायोटेक कैसे हुआ? किसका यूज किया? माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स का अपने फायदे के लिए यूज करना किस में आ जाएगा? बायोटेक में। तो ये ओल्ड बायोटेक तुम 10th माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ के आते हो। तो मेकिंग कर्ड कौन सी बायोटेक है? ओल्ड। मेकिंग ब्रेड ओल्ड। मेकिंग एल्कोहलिक प्रोडक्ट ओल्ड। ये सब ओल्ड बायोटेक है, इसमें कोई इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी। दूध से दही बना, लैक्टोबैसिलस। ब्रेड बनाने में कौन यूज हुआ? ईस्ट, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। अल्कोहलिक प्रोडक्ट में भी ईस्ट। तो इसमें कहीं इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब किसके पार्ट है? ओल्ड। जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे वो ये है न्यू बायोटेक, जो बेस्ड है बेटा जी, बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक दूसरा नाम होता है RDT, पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इंजीनियरिंग आया है, क्या करोगे? पहले हम अपनी पर्टिकुलर जीन को लाएंगे, इंसुलिन की जीन तुम लाओगे, फिर उसे किसी वेक्टर के साथ जोड़ोगे, देन होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये सारे किसके पार्ट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये सब किस में ऐड होगी? मॉडर्न बायोटेक में। तो इसमें दिया है एनसीईआरटी ने, मॉडर्न बायोटेक में हम बनाएंगे स्पेशल ऑर्गेनिज्म, जिनको बोलते हैं जीएमओ। जानते हो तुम? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को हमने, अरे भाई इकोलाई था, क्या नेचुरल इकोलाई के पास इंसुलिन की जीन है? हमने वो जीन उसमें बाहर से डाली, तो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो गई? मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आप इसके थ्रू डीएनए वैक्सीन भी बना सकते हो बच्चों। वो हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन बनी थी, किसी का डीएनए लाया, उसको एंटर करवाया, डीएनए वैक्सीन। जीन करेक्शन कर सकते हो, जीन में करेक्शन अगले चैप्टर में आएगा। जीन थेरेपी, मान लो कोई नॉन फंक्शनल जीन है बॉडी में, या कोई डिफेक्टिव जीन है, तो मैं उस डिफेक्टिव जीन को काट करके हटा सकता हूं, उसकी जगह कोई फंक्शनल जीन ला सकता हूं। ये काटना जोड़ना इट्स पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी में एनसीईआरटी ने लिख दिया आईवीएफ भी इसी में आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अरे स्पर्म ओवम दो अलग अलग गैमेट्स थे, अलग अलग जीन थी, अलग अलग डीएनए को जोड़ना इंजीनियरिंग। तो मॉडर्न में हम बात करेंगे जो पूरी बेस्ड है किस पर? जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ओल्ड बायोटेक में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उन माइक्रोब्स की नेचुरल कैपेबिलिटी पर बेस्ड है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपने आप दही बनाएगा, ईस्ट अपने आप ब्रेड बनाएगी और एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाएगी। हम यहां इस चैप्टर में केवल इस पे फोकस करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे।
ये सारा काम 1970 के बाद स्टार्ट हुआ, जब ऐसे एंजाइम आ गए थे जो डीएनए को काट सकें और डीएनए को आपस में जोड़ सकें। क्लियर? ये पहला पैराग्राफ है। अब जब पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना बच्चों, तो वहां एक प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन कभी पूछी नहीं, ना ही पूछेंगे। वहां एक ईएफबी लिखा है, जो फुल फॉर्म तुम्हें आनी चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, उसके अंडरलाइन कर लेना, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। ये बायोटेक का एक बहुत बड़ा फेडरेशन है। इसने एक डेफिनेशन दी, क्या दी पढ़ो, देखे कुछ लिखा है क्या। इंटीग्रेशन ऑफ, इसने क्या किया, ओल्ड और न्यू बायोटेक को मर्ज कर दिया, ओल्ड न्यू बायोटेक दोनों को मिला दिया, और एक डेफिनेशन दे दी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, देयर पार्ट एंड मोलिकुलर एनालॉग प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा कुछ लिखा है। इसने इंटीग्रेशन कर दिया नेचुरल साइंस का एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, देयर पार्ट एंड मोलिकुलर एनालॉगस और सर्विसेज एंड प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। नहीं याद करना, मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से बता दूं, कुछ नहीं है। बायोटेक का मतलब है किसको यूज करना, माइक्रोब्स को। किसके लिए? हमारे फायदे के लिए, या किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो किसके फायदे के लिए होगा। वो इंसुलिन तुम्हारे काम की है, वो बायोटेक है। ईएफबी ने, ईएफबी चाहता तो इसको सिंपली भी लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। सिंपली लिखता तो फिर वैल्यू कैसे होती, घुमा फिरा के एक ही बात बोल दी। क्या बोला देखो, कोशिश करना सुनने की, समझने की। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं पूछा इसको। नेचुरल साइंस का मतलब है आपके पास कोई डीएनए है, डीएनए हमेशा क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। हम सब जानते हैं बेटा जी, प्रोटीन बनने का मतलब उस डीएनए ने खुद को क्या कर दिया, एक्सप्रेस, उस जीन ने खुद को क्या कर दिया, एक्सप्रेस, क्या बना के, प्रोटीन। तो नेचुरल साइंस को मैंने जोड़ दिया किसी ऑर्गेनिज्म के साथ। यहां मेरा वो ऑर्गेनिज्म है, मान लो इकोलाई, इकोलाई यूज कर रहा हूं। सेल, सेल भी कौन है, इकोलाई। इसका कोई पार्ट, इकोलाई का कोई पार्ट, ये प्लाज्मिड जो वेक्टर यूज करते हो, ये कहां से यूज लेते हैं अपन, इकोलाई से। एंड मोलिकुलर एनालोगस, मोलिकुलर मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो इस प्लाज्मिड के जैसी हो। हम दूसरे वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। वेक्टर में अकेला प्लाज्मिड काम में नहीं आता, बैक्टीरियोफेज भी काम आते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी काम आते हैं, जो किसकी तरह काम करेंगे, वेक्टर की तरह। तो नेचुरल साइंस का मतलब डीएनए से क्या बनना और आरएनए से प्रोटीन, ये नेचर की प्रोसेस है, नेचुरल साइंस है। इसको जोड़ा किसी इकोलाई या कोई सेल इकोलाई, या उसका कोई पार्ट, इकोलाई से मैंने क्या निकाल दिया, प्लाज्मिड, या कोई प्लाज्मिड के जैसा कोई भी वेक्टर। इन सब को यूज कर रहा हूं मैं अपने फायदे के लिए, दैट्स कॉल्ड बायो टेक्नोलॉजी। देख लो, मुझे इंसुलिन की जीन बनानी थी, इंसुलिन की जीन बनानी थी, तो मैंने इकोलाई, सेल, कोई ऑर्गेनिज्म, या इसका कोई पार्ट बोले तो प्लाज्मिड, या कोई उसके जैसा वेक्टर, उसको यूज किया ताकि हम इसके थ्रू क्या बना सकें, इंसुलिन। गुरुजी इसमें नेचुरल साइंस का यही आ गई ना। इसके अंदर तुमने कौन सी जीन डाली, इंसुलिन। ये जीन इसके अंदर क्या करेगी, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, और ये प्रोटीन ही कौन है, इंसुलिन है। ये तो तुम्हें चाहिए। आपने इंसुलिन डाला कि उसकी जीन डाली, जीन। जीन खुद को एक्सप्रेस करेगी क्या बना के, और वो प्रोटीन ही तुम्हारा क्या है, इंसुलिन। तो इट्स नेचुरल साइंस को मैंने किसके साथ जोड़ा, किसी ऑर्गेनिज्म या किसी सेल, या इसका कोई पार्ट बोले तो प्लाज्मिड, या उसके कोई जैसा वेक्टर, उनको मैं यूज करूंगा हमारे प्रोडक्ट के लिए। दैट्स बायोटेक। आपको केवल ईएफबी की फुल फॉर्म आनी चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा हूं बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक दिया है अगले पेज पे, उसी पेज पे वैसे लास्ट में देखो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो प्रिंसिपल है, एक जिसे हमें पढ़ना अब आगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी है बेटा जी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करोगे, मैं किसी होस्ट का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज कर दूं। ये रहा मेरा इकोलाई, ये रहा इकोलाई, इसमें मैं बाहर से जीन लाऊं, इकोलाई में डाल दूं, तो क्या इकोलाई की जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हुई? बोलो, जीनोटाइप बदला कि नहीं बदला? अरे जीनोटाइप फिनोटाइप समझते हो क्या तुम? बाहर से कोई जीन में इकोलाई में डालूंगा तो क्या ये जीन पहले इकोलाई में थी? नहीं थी ना, इंसुलिन थोड़ी बना रहा था वो, हमने उसको बाहर से डाला तो इकोलाई का जीनोटाइप चेंज हो गया और उसका फिनोटाइप भी। अब वो इकोलाई इंसुलिन बनाने लग गया जो पहले कभी नहीं बनाता था। तो मैंने उसकी न्यूक्लिक एसिड को, इकोलाई के न्यूक्लिक एसिड को मैंने अल्टर कर दिया, मैंने बदल दिया। बाहर से नया डीएनए जीन डाल के मैंने न्यूक्लिक एसिड को चेंज कर दिया। मैंने इसमें कोई जीन को ट्रांसफर किया, वो जीन इसमें फिर क्लोन करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। हेलो, तो न्यूक्लिक एसिड को अल्टर करना, जीन को ट्रांसफर करना ताकि वो इंसुलिन का जीन इकोलाई में अपनी नंबर बढ़ाना, क्या कहलाया? क्लोनिंग। ये पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। बायो प्रोसेस में बच्चों ये करना है, इसमें ये जितना भी काम जहां भी हो रहा ना लेबोरेटरी वगैरह में, उसे स्टेराइल रखना। स्टेराइल कैसे? मैं किसी लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं, ये लेबोरेटरी में मेरा कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में मुझे किसको ग्रोथ करवाना है? मैंने कल्चर मीडियम में खाना पीना तैयार किया, किसके लिए? उस बैक्टीरिया के लिए जिसके पेट में हमारी कौन सी जीन है? इकोलाई। मतलब सारा हम खाना पीना इस इकोलाई के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके पास तुम्हारी इंसुलिन की जीन है। अरे इकोलाई जितना खाएगा पिएगा उतनी अपनी नंबर को, हमें इकोलाई से कोई मतलब नहीं है। इकोलाई बढ़ेगा तो उसके अंदर बैठी हुई इंसुलिन की जीन भी बढ़ेगी। तो ये कल्चर मीडियम मैंने तैयार किया, ये खाना पीने मैंने तैयार किया, किसके लिए? इकोलाई के लिए। और गलती से वहां कोई दूसरे बैक्टीरिया आ गए, साल्मोनेला टाइफी आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आ गया, तो भैया कल्चर मीडियम से खाना पीना तो वो ले जाएगा, वो ले जाएगा तो इकोलाई की प्रॉपर ग्रोथ। तो हमें उस एनवायरनमेंट को कैसा रखना है? स्टेराइल, ताकि अनडिजायरेबल माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। वो क्या कहलाएगा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये प्रोसेस जहां करोगे उस एटमॉस्फेयर को कैसा रखना? स्टेराइल, ताकि अनडिजायरेबल माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। केवल कौन ग्रोथ करवानी है? डिजायरेबल की, इकोलाई की, जिसके पास हमारे इंसुलिन की जीन है। अब हम पूरे चैप्टर में इसकी बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी का दूसरा नाम है बेटा जी RDT, फुल फॉर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये जो पैराग्राफ है ना स्टार्टिंग वाले, इसमें बायोटेक की स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन याद रख लियो, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स को यूज करना, ये बायोटेक है। एंजाइम यहां डीएनए पॉलीमरेज मान लो। फिर ये आगे वो दे रखा है मॉडर्न और न्यू बायोटेक के बारे में, ये EFB की फुल फॉर्म देख लियो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, बस फुल फॉर्म ही। फिर आता है इसके दो प्रिंसिपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है, इसके पास में इसका एक वर्ड और लिख लेना, RDT। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है RDT, समरी में लिखा हुआ है, इस चैप्टर की समरी में मिल जाएगा। इंजीनियरिंग का दूसरा नाम RDT। RDT को पूरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्निक जिसमें आप जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हो, जिससे उसका जीनोटाइप फिनोटाइप बदल जाएगा। बायो प्रोसेस में मेंटेनेंस ऑफ कैसा है एटमॉस्फेयर? स्टेराइल, जिससे केवल डिजायर्ड माइक्रोब्स की ग्रोथ हो बेटा जी, अनडिजायर्ड की ग्रोथ ना हो पाए। फालतू दूसरे बैक्टीरिया वहां ग्रोथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि खाना पीना सब उसके लिए है जिसके पास अपनी इंसुलिन या दूसरी फायदे वाली जीन है। इसके बाद के ये जो दो पैराग्राफ है ना, ये वाले, इस पैराग्राफ में कुछ पीछे के चैप्टर का ज्ञान दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नहीं बनते बट तुम कभी पढ़ो तो तुम्हें ऐसा ना लगे। एक तो ज्ञान ये दिया है कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ज्यादा बेटर कौन सा है? सेक्सुअल। क्यों? वेरिएशंस लाती है। एसेक्सुअल में वेरिएशन, कारण
यूनिपेरेंटल है, इसी पेरेंट के ये 3 टाबर हो गए, तो तीनों तीनों क्या चारों ही कैसे होंगे, एक जैसे, उनमें कोई क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कुछ नहीं होगा, तो वेरिएशन के कोई चांस नहीं है। तो 2-3 लाइन उस रिप्रोडक्शन के बारे में इसने समझाया है। क्या कहा देखो कि यू प्रोबेबली अप्रिसिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा, सेक्सुअल। अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, वो वेरिएशन लाएगा। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर सकते हो। क्या एसेक्सुअल में कुछ चेंजेस आएंगे, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या रखेगा, प्रिजर्व रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन। ये 4 लाइन तो आपको ये समझाती है कि सेक्सुअल इज बेटर देन एसेक्सुअल। अगली 3-4 लाइन क्या समझाती है वो देखो। अब चैप्टर रहा नहीं वो स्ट्रेटेजी वाला, तुम्हारे पहले चैप्टर था सिलेबस में, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। एक नाम आता है बच्चों, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, 9th चैप्टर था एनिमल ब्रीडिंग वाला, उसमें आता है। नॉर्मली क्या करते हैं गांवों में, कोई ऐसी गाय चाहिए बेटा जी जो जिसकी दुग्ध मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो। गांव में एक गाय ढूंढ ली, कर आगा ज्यादा दूध दे। अब सब चाहते हैं कि भाई ऐसी बादशाह इसी तैयार हो कि उनमें भी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो सब चाहते हैं कि बी गाय का ही टाबर हुए, उस गाय के होंगे तो वो दूध वाली जीन उनमें भी आएगी और उनका भी मिल्क प्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या किया, वो ज्यादा दूध देने वाली गाय को सिलेक्ट कर लिया और उसी एरिया के किसी सांड से उसका क्रॉस करवा दिया। सुपीरियर मेल, ऐसा सांड जिसकी प्रोजेनी ठीक ठाक हो, जिसमें कोई डिजीज ना हो, वो सुपीरियर मेल हो गया, और सुपीरियर फीमेल होगी। फीमेल मतलब वो गाय जिसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा। इनका क्रॉस करवाया, ये बादशाह बादशी हुआ। अब सोचो बेटा जी, ठीक है इस गाय की वो दूध वाली जीन इनमें आ गई, लेकिन केवल दूध वाली जीन ही थोड़ी आई है, और भी तो जीन आई है। मान लो आ गाय पोटा भी ज्यादा करती, ऐसी सी भी कोई जीन आ गई, इसमें भी पोटे क्या हो गए, तो दूध के साथ साथ वो अनडिजायरेबल जीन भी तो आ गई। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की समस्या सुनो, डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी आ गई। क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं, ये तो नेचुरल मेटिंग है। मेटिंग में जो जीन आए वो आ भी सकती है, ना आए वो नहीं भी आए, इस पर हमारा कोई कंट्रोल। इसकी समस्या का सॉल्यूशन कैसे हुआ? समस्या का सॉल्यूशन कर दिया किसने? आरडीटी ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने। कैसे? इस दूध देने वाली गाय से मैंने केवल वही जीन निकाली जो कौन सी थी? मिल्क प्रोडक्शन वाली। इसको मैंने किसके साथ जोड़ा? वेक्टर के साथ, और डाल दिया किसी होस्ट में। अब ये होस्ट केवल दूध वाली जीन आई है, अनडिजायरेबल जीन की एंट्री नहीं हुई। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर की समस्या ये थी कि उसमें डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाती थी। इस समस्या को ओवरकम किया गया बाई आरडीटी, जिसमें केवल आप क्या यूज करोगे? सेलेक्टेड जीन, और वही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी, अनडिजायरेबल जीन ट्रांसफर नहीं होगी। बस ये 3-4 लाइन की बात बताइए इन्होंने, देख लियो, पढ़ लो। कभी क्वेश्चन तो नहीं आया बट दे रखा है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, पुराने वाली मेटिंग प्रोसीजर used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। दोनों ही जा सकते हैं। मान लो गाय दूध देने के साथ साथ उसके बड़े बड़े सींग भी है, दूध देते टाइम वो लाते भी मारती है, तो वो डिजायरेबल कैरेक्टर, उसकी अगर कोई जीन है तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो दूध वाली जीन चाहिए भाई। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ आरडीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, हमने जीन को ट्रांसफर कर दिया, वो जीन वहां जाकर नंबर बढ़ाएगा, जीन क्लोनिंग। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ करेगा किसे? इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। तो हम केवल किस जीन को एंटर करवाएंगे? डिजायरेबल। जबकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉब्लम क्या थी? डिजायर्ड के साथ साथ क्या जाती है? अनडिजायरेबल। सारी जीन ही ट्रांसफर हो जाएगी। यहां अपन आरडीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला पैराग्राफ,
ये वो पैराग्राफ है, आपसे पूछा है उस फॉरेन डीएनए का होस्ट के अंदर फ्यूचर क्या है, उस इंसुलिन जीन का ई कोलाई के अंदर क्या फ्यूचर है। दो बातों में डिपेंड करेगा। अगर मैंने उस जीन को अकेली को अंदर भेज दिया, दो बातें हो सकती है, या तो बेचारी वो जीन किसी कोने में पड़ी रहेगी, कोने में पड़ी रहेगी तो रेप्लिकेट नहीं करेगी, या गलती से वो उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से जुड़ जाए, डीएनए से जुड़ जाए, तब रेप्लिकेट कर सकती है। क्यों ना हम उसको बाहर से ही कुछ ऐसा देके भेजें कि अंदर जाके वो रेप्लिकेट कर ले। क्या देके भेजें? प्लाज्मिड या वेक्टर, जिसके पास कौन है? ओआरआई। ओआरआई है तो 100% क्या करेगी? रेप्लिकेट। और हमें उसकी नंबर बढ़ानी है, तो यही कह रहा है कि उस इंसुलिन के डीएनए का फ्यूचर क्या है, फेट क्या है, फ्यूचर क्या है। उसको बाहर वाले डीएनए को एलियन भी बोल दिया बेटा जी, जो बाहर से आ रहा है। तो इसने लिखा है, पढ़ लेना, कुछ ज्ञान की बातें हैं कि वो दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अगर वो क्रोमोसोम के साथ जुड़े तभी रेप्लिकेट हो पाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम उसको क्या अवेलेबल करवाएगा? ओआरआई। ओआरआई का पूरा नाम बच्चों क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, which is responsible for initiating replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA, alien का मतलब दूसरा फॉरेन डीएनए जो हमारा नहीं है, इकोलाई का थोड़ी था इंसुलिन, तो उसको जरूरी है कि वो उसके क्रोमोसोम का पार्ट हो विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओआरआई। अगर वो इससे जुड़ जाएगा तो रेप्लिकेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम क्यों ना बाहर से ही ओआरआई दे के भेज दें, मतलब बाहर से ही अपन क्या जोड़ के भेज दें? प्लाज्मिड। सब ज्ञान का इतना पैराग्राफ है, इनमें क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जा सकता है, या ईएफबी की कभी कोई फुल फॉर्म आ सकती। अब आ रहा है क्वेश्चन, आज का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अगला पैराग्राफ है, उसके स्टार लगा लो। ये पहले मैं समझा देता हूं कि आरडीएनए कैसे बनाया था। ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई थी बेटा जी? तो दो साइंटिस्ट आए थे रे, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहन। सुनो पहले इन्होंने क्या किया था। इन भाई साहब ने एक जीन ली, जीन थी बेटा जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये जीन ली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और इस जीन को इन्होंने एंटर करवाया एक बैक्टीरिया में, और यहां बैक्टीरिया का नाम मान लो क्या है? ई कोलाई होस्ट। जीन कौन सी ली? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मुझे जीन को किस में डालना है? जैसे अभी आपने इंसुलिन की जीन डाली थी, क्या जीन को अकेली को भेज दूं? भेज दूं तो हो सकता है वो क्रोमोसोम से जुड़े ही ना, कुछ नहीं होगा। अब क्या किया हमने, इसको किसके साथ जोड़ना है? वेक्टर के साथ। अब वो वेक्टर कहां से लिया वो भी देखो। इन साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा? साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ध्यान देना, ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना बच्चों, ये प्लाज्मिड किसके अंदर से निकलते हैं? बैक्टीरिया। इस साल्मोनेला से मैंने इसका क्या निकाल लिया? प्लाज्मिड। ये लो, ये हमने इसका क्या ले आए? प्लाज्मिड। अरे वेक्टर। प्लाज्मिड के पास कौन प्रेजेंट है? ओआरआई। तो पूछेगा हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहन ने प्लाज्मिड किसका यूज किया? साल्मोनेला, ये भी बैक्टीरिया था, यूज किया। और जीन कौन सी ली? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इस जीन को मुझे कहां जोड़ना है? प्लाज्मिड के साथ। जोड़ने के लिए पहले जगह तो बनाऊं। जगह तब बनेगी जब मैं इसको काटूंगा। किससे? आरी से। मैंने आरी से इसको काटा। आरी बोले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये लो, इतना कट लगाया। इस कट वाली जगह में क्या जोड़ दूं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जोड़ने के लिए कौन है अपने पास? लाइगेज। तो कौन सा एंजाइम का यूज करते हुए? लाइगेज का यूज किया। लाइगेज का जब यूज किया तो ये लो, ये जो कट वाली जगह थी बेटा जी, इस कट वाली जगह पे कौन आके जुड़ गई? ये वाली जीन, जो कौन सी थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मैंने दो अलग अलग डीएनए जोड़ दिए। ये भी डीएनए है जीन, ये भी डीएनए। दो डीएनए जुड़ गए तो क्या बन गया? आरडीएनए। पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको एक और नाम भी देते हैं, हाइब्रिड डीएनए। इसी को क्या बोला गया? हाइब्रिड डीएनए बन गया। ये सारा काम हो रहा था लेबोरेटरी में।
तो एनसीईआरटी ने लिखा है आरडीएनए का बनना कहां हुआ? इन विट्रो। बॉडी के बाहर चल रहा ना, इन विट्रो। अब इसे किस में एंटर करवा दो? होस्ट में। होस्ट कौन था? इकोलाई। ये लो। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किस में चली गई? इकोलाई में। बच्चों ये जीन क्या होती है आप जानते हो क्या? एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में बैक्टीरिया का क्या हाल होता होगा? वृद्धि नहीं हुई, ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल। अरे जब डिजीज होती है ना, डॉक्टर तुम्हें क्या देता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में बैक्टीरिया की ग्रोथ। तो अभी ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, अब मैंने इसको क्या दे दी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब मैं अगर एंटीबायोटिक डालूं तो ग्रोथ करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक के लिए क्या आ चुकी है? रेजिस्टेंस जीन। क्या ये जीन इसमें पहले से थी? नहीं सर, हमने इस जीन को बाहर से डाला है, ये मॉडिफाइड हो चुका है। अब सुनो अगली प्रोसेस, जीन को बैक्टीरिया में डालना, ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाई? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देना। अब ये जीन इस इकोलाई में आ गई, तुम्हें क्या करना है? अपना क्या टारगेट है? मान लो इंसुलिन की जीन है, अपन क्या चाहेंगे? क्या ये जीन एक रहे कि करोड़ों हो जाए? कैसे होगी? इकोलाई डिवाइड होगा। आपने पढ़ा है मोलिकुलर बायोलॉजी में, हर 18 से 20 मिनट में इकोलाई डिवाइड हो गया। लो, एक से कितने इकोलाई बन गए? 2। तुम्हें इकोलाई से मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है सर, इकोलाई बाहर में जाए, हमें क्या मतलब है? जैसे इकोलाई डिवाइड होगा, उसके अंदर बैठी जीन भी डबल होगी। ये लो जीन, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। तो जैसे इकोलाई 2 बने, आपकी रेजिस्टेंस जीन भी डबल होगी। 2 से कितने बनेंगे? 4। 4 से जैसे जैसे इकोलाई डबल होगा, अंदर बैठी जीन भी डबल होती रहेगी। मतलब हमारी डिजायर्ड जीन की नंबर, कुछ ही घंटों में करोड़ों इकोलाई आ गए। करोड़ों इकोलाई का मतलब करोड़ों ही जीन आ गई, करोड़ों ही इंसुलिन की जीन। तो इस जीन का नंबर बढ़ाना, ये उस जीन की क्या कहलाई? क्लोनिंग। तो मैंने 2 बातें इस बात से समझाई। इसमें हर्बर्ट बोयर का रोल भी सुन लो। बोयर और स्टैनले कोहन ने सबसे पहले क्या बनाया था? आरडीएनए। आर का मतलब 2 अलग अलग डीएनए को जोड़कर कौन सी जीन काम में ली? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। किससे जोड़ा? ये प्लाज्मिड कहां से लिया? साल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया से। जोड़ने के लिए उसके पास क्या थे? लाइगेज। फिर इसको किस में डाला? होस्ट। होस्ट कौन था? इकोलाई। डीएनए का होस्ट में जाना क्या कहलाया? ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इकोलाई डिवाइड करेगा, अंदर बैठी जीन भी डिवाइड करेगी, दैट्स कॉल्ड उस जीन की क्लोनिंग। क्लियर है? आरडीएनए का एक और नाम क्या था? हाइब्रिड डीएनए। कहां बना था? लेबोरेटरी में। तो क्या कहा? इन विट्रो। अब इसी पैराग्राफ में यह भी लिखा मिलेगा, प्लाज्मिड कैसा डीएनए होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। देखो, यही देख लो, ये इकोलाई है। इकोलाई के पास खुद का डीएनए होता ही होगा। यह है इकोलाई का मेन डीएनए, जिसको मैं बोलता हूं क्रोमोसोमल डीएनए। ये इकोलाई का खुद का मेन डीएनए है, जिसके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है कि बचपन से लेकर अब तक उसने क्या क्या किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? मेन डीएनए के पास। मेन के अलावा उसमें कुछ और भी डीएनए होते हैं, उनको मैं क्या कहूंगा बच्चों? प्लाज्मिड। देखो बोर्ड पे, क्या प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए है? वो तो सर वो है, तो इसको क्या कह दिया? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आप तो ये बताओ, ये दिखने में तो दिख रहा है तुम्हें, सर्कुलर है कि लीनियर है? सर्कुलर। सिंगल स्टैंड है कि डबल स्टैंड? मैंने एक बार पहले भी बताया था, सिंगल का तुम्हारे एक ही एग्जाम्पल है, फाइव मल्टीप्लाई 174। याद है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये इकलौता है तुम्हारे सिलेबस में जो कैसा है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल दे दे, क्या मानना? डबल। डबल मानना, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, चाहे तुम्हारा डीएनए, चाहे बैक्टीरिया का डीएनए, चाहे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, कुछ भी दे,
कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड। ये कैसा मानना? सिंगल। अरे इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड आए थे? होगी फोर। फोर तो दूर दूर तक नहीं है इसमें, 5386 न्यूक्लियोटाइड। एक आया था लेमडा, बैक्टीरियोफेज। सिंगल होगा कि डबल? सोचना ही नहीं है, सिंगल का तो एक ही है, बाकी सब डबल। कितने थे? एनसीईआरटी का डेटा है। हमारे में कितने थे? 6.6, 10⁹ और इक्वलाई में था 4.10⁶। अगर गौर करो आप तो बेटा जी इन सब के आगे लिखा मिलेगा बीपी, बेस पेयर, बट इसके आगे बीपी नहीं मिलेगा आपको, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। क्योंकि पेयर तो तब बनेंगे जब स्ट्रैंड कितने हो, दो होंगे तभी तो जोड़े बनेंगे। यहां तो कितना है? एक ही है, तो इसके पेयर नहीं होते। इसमें क्या लिखा मिलेगा तुम्हें? न्यूक्लियोटाइड, नॉट पेयर, ये न्यूक्लियोटाइड। तो 5 को छोड़ के बाकी सब डबल स्टैंड होंगे। तो प्लाज्मिड कैसा डीएनए है? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड। सोच समझ के बोलो, क्या इसमें रेप्लिकेशन होगा? तभी तो तुम यूज कर रहे हो वेक्टर की तरह, ओआरआई है तभी तो आपने यूज किया। तो सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं ये रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि इसके पास ओआरआई है, तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए वेक्टर। आओ अब एनसीईआरटी से वो पैराग्राफ पढ़ो, आज का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहली बार आरडीएनए को आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करने वाले दो साइंटिस्ट है। कहां देखो, इन्होंने, साइंटिस्ट का नाम तो आगे, इन्होंने किसको यूज किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा। प्लाज्मिड कैसा डीएनए है? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और पास में डीएस भी लिख देना। डीएस बोले तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसका था ये? साल्मोनेला टाइफिमोरियम। किसने किया अंडरलाइन? स्टेनले कोहन, हर्बर्ट बॉयड ने ये काम किया था 1972 में, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उस डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, और इस डीएनए को जब जोड़ा तो बन चुका था आरडीएनए। आरडीएनए 1972 में। तो मॉडर्न बायोटेक कब की है? 1970 के बाद की, क्योंकि उसके बाद ये जोड़ तोड़ पॉसिबल हो गई थी। काटने के लिए कौन सा एंजाइम लिया होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। उसका दूसरा नाम क्या होता है? मोलिकुलर सीजर। ये तो लिखा है विद द ये सब पॉसिबल हुआ, बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर। अगले पेज पे लिखा है मोलिकुलर सीजर, RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो पूछेगा हर्बर्ट बॉयर ने जो आरडीएनए बनाया था उसमें जीन कौन सी ली थी? रेजिस्टेंस जीन। प्लाज्मिड किसका लिया था? साल्मोनेला। होस्ट कौन था? और होस्ट में डालने की प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। वहां जाके वो होस्ट जब नंबर बढ़ाएगा तो अंदर बैठी जीन भी बढ़ेगी, उसे बोलूंगा जीन की क्लोनिंग। अगर इस रेजिस्टेंस जीन की जगह तुम्हारी इंसुलिन की जीन होती तो वो भी अपनी नंबर को बढ़ाती। दैट्स कॉल्ड जीन क्लोनिंग। इसको इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो एक पेज जब तुम आगे पलटोगे तो एक ऐसा सा डायग्राम दिखेगा आपको, उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ये रहा मेरे पास एक जीन, देखो बच्चों, ये रहा वेक्टर, ठीक है। अब मैंने इसमें से कोई जीन लेनी है, ये लो कट करके जीन ले ली एक। इस जीन को मुझे किससे जोड़ना है? वेक्टर से। तो वेक्टर में भी कट लगाऊं उतना सही। कट लगाने के लिए कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को काटते हैं। इस जीन को मैं अब यहां जोड़ूंगा। जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज किया? लाइगेज। देखो जुड़ गया। दो अलग अलग डीएनए जुड़े तो कौन सा डीएनए बना? यहीं आप नाम लिख लेना। इसी का एक नाम और मेंशन कर लियो बच्चों, हाइब्रिड डीएनए। एक नाम और याद रख सको तो एक और लिखा देता हूं, काइमेरिक डीएनए भी बोल देते हैं, वहीं लिख दो हाइब्रिड और काइमेरिक डीएनए। दो अलग अलग डीएनए जुड़े ना तो हाइब्रिड, काइमेरिक। हाँ हाँ वो भी पढ़ लो, वो भी हर्बर्ट बॉयड और इनके बारे में दे रखा है, स्टेनले कोहन।
बताया तो था, रामचंद्रन प्लॉट आया नहीं था, तो वहीं से आया है। जब सेल वाला चैप्टर स्टार्ट होता है 11th एनसीईआरटी में पेज नंबर 125 पे, वहां दे रखा है पहले रामचंद्रन जी के बारे में। रामचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन आया था कि वो किसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, आंसर था प्रोटीन। पूरे चैप्टर में कहीं नाम नहीं है रामचंद्रन प्लॉट, नाम है तो जब वो यूनिट स्टार्ट होती है उसके पहले उस साइंटिस्ट के बारे में, वहां से क्वेश्चन आया था। आता है भाई, आया हुआ है। ये तो नहीं है, कार्ल इरेकी ने दी थी, बाकी ये साइंटिस्ट का नाम कहीं नहीं है। वैसे देने वाला था कार्ल इरेकी, वो कहीं नहीं है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। जो साइंटिस्ट के नाम है ना वो यही है, हर्बर्ट बोयर स्टेनलेल कोहन के बारे में दे रखा है, जहां यूनिट स्टार्ट होती है। उनका यही रोल है, आरडीएनए उन्होंने बनाया था। वो रामचंद्रन जी थोड़े अलग से थे, वो उन चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं, वो अलग से रामचंद्रन साइंटिस्ट के बारे में दिया उन्होंने। कोलेजन प्रोटीन के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर बताया था, तो वहां से एक बार क्वेश्चन आ गया था। ये पढ़ लियो भैया, है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आरडीएनए हाइब्रिड या कैसा डीएनए, काइमेरिक। अब इस आरडीएनए को किसमें डाल रहा हूं मैं, डालने की प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। ई कोलाई डिवाइड हो रहा है, अंदर मेरी जीन भी डिवाइड हो रही है, उसे मैं जीन की क्या कर दूं, होस्ट क्लोन करेगा तो जीन भी क्लोन करेगी, नंबर बढ़ना, क्लोनिंग। अब वापस वहीं आ जाओ। ये सब पॉसिबल हुआ उस मोलिकुलर सीजर की डिस्कवरी से, जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और मोलिकुलर सीजर के ऊपर तुम एक नाम और भी लिखना, इनको केमिकल नाइफ भी कह देते हैं बेटा जी, चाकू, क्योंकि डीएनए को काटने का काम करता है ना, तो चाकू। और लाइगेज को बोलते हो ग्लू, गम, वो जोड़ता है तो गम, GUM, ये काटता है तो नाइफ, मोलिकुलर सीजर। अब इस कट पीस ऑफ डीएनए को हमने लिंक कर दिया प्लाज्मिड डीएनए के साथ। प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह, और उस डीएनए को वो ट्रांसफर कर देगा होस्ट के अंदर। अब यहां मच्छर वाली भी बात की है, आपने जब मलेरिया डिजीज पढ़ा था, उस डिजीज का पैथोजन कौन था, मलेरिया डिजीज करता कौन है, प्लाज्मोडियम, उसे हमारे तक लाता कौन है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो वहां वेक्टर का काम करता है। क्या वेक्टर डिजीज कर रहा है, नहीं सर, वो तो होस्ट तक ला रहा है, हमारे तक ला रहा है। तो प्लाज्मिड वेक्टर का काम कर रहा है ना, वो उस जीन को होस्ट तक लेके जा रहा है। उसमें खुद में जीन नहीं है, जीन आपने उसके साथ जोड़ी है, वो जीन को होस्ट तक ट्रांसफर करता है। वैसे ही जैसे मॉस्किटो हमारे तक क्या लाता है, प्लाज्मोडियम। तो इसने ये लिख दिया, यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर, जो ट्रांसफर करता है मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन होस्ट हो गया, वो वेक्टर हो गया जो जीन को लेकर आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई इन लिंकिंग दो जीन को जोड़ना पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, डीएनए लाइगेज। और लाइगेज के पास लिखना, इट्स कॉल्ड मोलिकुलर ग्लू, या मोलिकुलर गम भी बोलते हैं, या इसको जॉइनिंग एंजाइम भी बोल देते हैं, सीलिंग एंजाइम भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी में लिख लो नाम, जहां डीएनए लाइगेज है। वैसे तो लाइगेशन का मतलब ही जोड़ना, चिपकाना होता है। अगले पैराग्राफ, अब उन एंजाइम्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। इसमें सबसे मेन यही है, आरई, इसको मैं बोल रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। दिस मेक ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड, ये लिखा इन विट्रो, सारा काम लेबोरेटरी में हो रहा है बेटा जी। और इसी को हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, शॉर्ट में RDNA, और प्रोसेस का नाम RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कौन से होस्ट में, ई कोलाई में, जो साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड होता है। अब यहां लिखी इसने, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बात समझ में आई, जो जीन ई कोलाई में आ गई थी वहां वो रेप्लिकेट करेगी, रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा, और वो पॉलीमरेज किसका होगा, होस्ट का। होस्ट का पॉलीमरेज यूज करके वो डीएनए अपने नंबर को बढ़ाएगी, बस यही तो है। और उस नंबर बढ़ाने को मैंने उस जीन की क्या बोल दी, क्लोनिंग कह दी। अब तक जो ज्ञान लिया है उसमें दो चार बातें क्लियर करो। बायोटेक का मतलब है बच्चों किसी लिविंग माइक्रोब्स को यूज करना,
उसके एंजाइम को यूज करना हमारे फायदे के लिए। यहां मान लो हमने यूज किया है ई कोलाई को, दिमाग में आया सर एंजाइम कौन सा यूज किया, एंजाइम क्या, डीएनए पॉलीमरेज, तभी तो अपनी डिजायर्ड जीन उसमें क्या करेगी, रेप्लिकेट। अब पूछे कि भैया उस जीन को अगर मैं सीधा होस्ट में डाल दूं तो क्या होगा, अच्छा भविष्य नहीं है, क्योंकि उसके पास ओआरआई नहीं है, वो जाके वहां रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो पहले उसको किससे जोड़ो, किसी प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड में कहां से निकालूं, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, जो ओआरआई रखता है रेप्लिकेट करवा देगा, सारा काम आराम से हो जाएगा, और वो पॉलीमरेज का यूज करके अपनी कॉपी बनाएगा। उसको बोलूंगा मैं जीन की क्लोनिंग। इंजीनियरिंग में यही सब पढ़ना है। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने डीएनए को स्पेशल जगह से कट किया, दो डीएनए को जोड़ा, जोड़ के जो डीएनए बना वो क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसे बैक्टीरिया में डालना, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक ये बातें आई। पहली बार आरडीएनए बनाने का काम किया हर्बर्ट बोयर स्टेनले कोहन इन 1972 में, एनसीईआरटी में है तो 1972। अब बच्चों जो पूरी आरडीटी की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो आरडीटी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके दो स्टेप होते हैं। एक तो इसमें आते हैं टूल्स, और 2 नंबर पे आता है इसकी प्रोसेस। कि आरडीटी करने के लिए मुझे टूल्स क्या क्या चाहिए, क्या टूल्स चाहिए सोचो। पहली बात, मुझे चाहिए स्पेशल एंजाइम, है ना, काट वाटने के लिए एंजाइम तो चाहिए। दूसरा मुझे चाहिए जिसके साथ में वो जीन जोड़ दूं, वेक्टर। तीसरा मुझे वो जीन तो चाहिए, उस जीन को मैंने बोल दिया बच्चों डिजायर्ड जीन। जैसे तुम्हारे इंसुलिन की जीन तुम्हारी क्या है, डिजायर्ड है। और चौथा मैं किस में डालूंगा इसको, ये 4 टूल्स है, ध्यान देना। पहला, इंसुलिन की जीन वो क्या है तुम्हारी, डिजायर्ड। क्या मैं सीधा होस्ट में डाल दूं, नहीं, किससे जोड़ूं, वेक्टर से जोड़ना किसने पॉसिबल किया, एंजाइम ने। देन किस में डालूं, होस्ट में। तो 4 टूल है मेरे पास। वो जीन मुझे चाहिए, उसको काटने और जोड़ने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए, जिसके साथ जोड़ूं वो कौन, वेक्टर। वेक्टर क्या अवेलेबल करवाएगा, ORI। देन मैं किस में डाल दूं, होस्ट। हमें इसमें से ऊपर वाले 2 डिस्कस करने टूल्स में। तो मैं आज एंजाइम के बारे में बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 एंजाइम, एक तुम वैसे दोनों ही तुम जानते हो, एक काटने वाला और एक जोड़ने वाला। काटने वाला एंडोन्यूक्लिएज और जोड़ने वाला लाइगेज। तो पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बेटा जी, एंजाइम। एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, हर बार आता है ऐसे मान लो, क्योंकि इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं से तो आएंगे, इससे हर बार आया है। एंजाइम बता रहा हूं मैं। पहला एंजाइम मैंने, ये तो सीधा ही कर दूं, ज्वाइनिंग एंजाइम है, इसको तो बस यहीं पे खत्म कर लो। इसको आगे लेके चलते हैं, कटिंग एंजाइम, काटने वाला, न्यूक्लिएज। तो ज्वाइनिंग एंजाइम तो डीएनए को जोड़ रहा था, इसका एग्जांपल क्या था, डीएनए लाइगेज। आप तो इतना बताओ बच्चों, ये कैसे जोड़ता है डीएनए को, कौन सा बॉन्ड बनाता है। ये रहा डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये रहा डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। कभी भी हाइड्रोजन मत कर देना। इस डीएनए को मुझे इससे जोड़ना है, जोड़ना है तो ये बीच में ये जो गैप है ना, इसे भरने का काम किसका है, डीएनए लाइगेज का। और ये कौन सा बॉन्ड है, 2 डीएनए के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाई एस्टर। होपफुली ये तो पता है तुम्हें। तो लाइगेज क्या बनाता है, कटा हुआ फॉस्फोडाइएस्टर। ये है डीएनए की शुगर, ये है डीएनए की शुगर, ये है डीएनए की शुगर। शुगर का पहला कार्बन किससे जुड़ता है, मान लो एडिनिन से जुड़ा, ये जुड़ रहा है किससे, थाइमिन से, ये जुड़ रहा है किससे, ग्वानिन से। शुगर का 5वां कार्बन, ये तीसरा, ये बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फो डाइएस्टर, फॉस्फो। तो लाइगेज इसको जोड़ता है, तो डीएनए जुड़ गया, और वो इसे काटता है।
जोड़ने वाला क्या बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर। और तोड़ने वाला किसको तोड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर। ये टूट गया तो डीएनए अलग हो गया, और ये बन गया तो डीएनए आपस में जुड़ गया। तो ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड बना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और अब मैं आ रहा हूं न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज जो डीएनए को क्या करेगा? काटेगा। कटिंग एंजाइम है। दो टाइप के होते हैं बच्चों, किनारे से काटेगा वो एक्सोन्यूक्लिएज, विद इन डीएनए काटेगा वो एंडोन्यूक्लिएज। तो एक्सो का मतलब जो कहां से कट लगाए? एंड से। किनारे से काटेगा वो कौन होगा? एक्सो। डीएनए के अंदर एट ए स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक साइट से काटे विद इन डीएनए, उसको मैं क्या बोल दूंगा? एंडोन्यूक्लिएज। क्लियर कर लेना, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। आप इन दोनों में से कौन सा पढ़ोगे? ये कट लगाता है एक्सो का मतलब किनारों पे, ये डीएनए के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पे काटता है। आरडीटी में कौन सा यूज होता है? क्यों? पर्टिकुलर जीन। ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, सिंगल है कि डबल है? सर्कुलर है। मैं इसके साथ बेटा जी ये जीन जोड़ रहा हूं। जोड़ने के लिए पहले इसको काटो तो सही। अब मानो मैंने इस प्लाज्मिड पर एक्सोन्यूक्लियस छोड़ दिया, जा प्लाज्मिड को काट। काट देगा क्या? इसको तो क्या चाहिए? किनारे चाहिए। और ये डीएनए कैसा है? सर्कुलर, इसमें कोई किनारा नहीं। एक्सोन्यूक्लियस आएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, इसको किनारा मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा तो काट नहीं पाएगा, काट ही नहीं पाएगा तो डिजायर्ड जीन जोड़ोगे कहां? तो भैया एक्सो नहीं, किसको काम में लूंगा? वो स्पेसिफिक साइट ढूंढेगा, कट लगाएगा। तो आरडीटी में मेनली किसको यूज करना है? एंडोन्यूक्लियस। और जो एंडोन्यूक्लियस काम आते हैं वो कौन है? आरई। पूरा नाम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, इसी की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। तो लाइगेज क्या बनाता है? न्यूक्लियस क्या तोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आरई की बेटा जी। आरई जिसका पूरा नाम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, शॉर्ट में आरई बोल रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। थोड़ा सा ज्ञान ले लो इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी करने वाले नहीं है एनसीईआरटी में, साइंटिस्ट लिखा रहा हूं तुम्हें मैं। स्मिथ फर्स्ट नॉन आरई हो तो बता दो भगवान के लिए। पहला आरई जिसकी डिस्कवरी हुई थी, एंड सेकंड। सेकंड पे मत जाना, इक्वार फर्स्ट मत कर देना। ये सेकंड तो ऑर्डर है आइसोलेशन का। पहला डिस्कवर्ड आरई कौन सा था? एंड सेकंड था। फर्स्ट डिस्कवर हिंड, सेकंड था। इनका दूसरा नाम मोलिकुलर सीजर, केमिकल नाइफ। आरई कहां से निकलते हैं? आरई का सोर्स क्या है? बोलो डॉक्टर बोलो, आरई कहां से मिले इतने सारे आरई? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट। आरई जितने भी आरई डिस्कवर है वो सारे कहां से निकले हैं? बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट से। तुम्हें इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, क्या आरई यूकैरियोट से भी निकाले गए हैं? कह देना नो, आरई यूकैरियोट्स में नहीं मिलता। वो कहां मिलता है? प्रोकैरियोट्स। बोले तो बैक्टीरिया। एनसीईआरटी लिखती है अब तक 900 से ज्यादा आरई निकाले जा चुके हैं, 230 से ज्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। अब तक ये डेटा बहुत पुराना ही चल रहा है। अब तक कितने आरई? 900 से ज्यादा। कितने? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाले जा चुके हैं। स्ट्रेन क्या होता है? याद करो ग्रिफिथ भाई साहब को, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का आर भी था, आर और एस उसके क्या थे? स्ट्रेन। डिजीज किससे होती है? एस से न्यूमोनिया होता है, आर से नहीं होता। दोनों ही कौन से बैक्टीरिया थे?
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक स्ट्रेन रफ था, एक स्मूथ था, ये दो उसके क्या थे, स्ट्रेन, बैक्टीरिया के स्ट्रेन। तो अब तक कितने, 900 से ज्यादा आ रही, 230 से ज्यादा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जा चुके हैं। मतलब सारे आ रही बेटा जी किससे निकाले गए रे, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट में आरी होते हैं क्या, नहीं। पीछे क्वेश्चन है, ढूंढना और नो लिख देना। चलो अगली बात करता हूं। अब एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा है कि 1963 के आसपास बैक्टीरिया से दो एंजाइम निकाले गए। सुनियो, एनसीईआरटी की कॉपी कर रहे हूं। 1963 में बैक्टीरिया से कितने एंजाइम निकले, दो। वो कौन से दो एंजाइम थे वो देखो, और आप ये समझो कि आरी आपको कहां से मिले हैं, बैक्टीरिया से। तो तुमसे पूछे आरी बैक्टीरिया में बैठा बैठा क्या कर रहा था, आरी का काम तो डीएनए को काटना है, बैक्टीरिया में किसको काट रहा था। सोगन खा रखी है कि बोलना की, कौन नहीं बताऊंगा गुरुजी, हम बताएंगे तो कहीं आप नजर ना लगा दो, है ना। ये है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए। खुद का डीएनए मतलब क्रोमोसोमल या मेन डीएनए। देखो देखो देखो, ये मान लो बैक्टीरिया में बैठे हैं आरी। आरी किससे निकाले थे, ये बैक्टीरिया में आरी बैठा है। बैक्टीरिया पे किसने अटैक किया, वायरस। क्या बोलूं इस वायरस को, बैक्टीरियोफेज। फाज फेज एक ही बात है। ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाएगा। बैक्टीरियोफेज ने वायरस बैक्टीरिया पे अटैक किया, क्या ये खुद जाएगा उसके अंदर, नहीं। ये उसमें क्या डालेगा, मान लो इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो डीएनए किस में आया, बैक्टीरिया। अब भगवान जी ने आपको तो दे रखा है इम्यून सिस्टम, कि हमारे में जब कोई पैथोजन घुसता है तो उससे लड़ने के लिए तुम्हारे पास कौन है, इम्यून सिस्टम, जो क्या बना देगा, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी उसको मार डालेगी। बैक्टीरिया के पास इम्यून सिस्टम थोड़ी है, वो बचाने के लिए उसको क्या दिए हुए हैं, आरी। जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया में आया, आरी अलर्ट हो गया, आरी गया और उसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जगह जगह से काट दिया। आरी है, काट दियो, ताकि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का कुछ ना बिगाड़ पाए। तो मैं एक लाइन में कहूं बच्चों, आरी इज पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम। आरी इज पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफाज, विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफाज। रुको, बात ये आई, गुरुजी आरी डीएनए को काटता है, ठीक है, तो आरी ने किसका डीएनए काटा, बैक्टीरियोफाज का। ये आरी अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता, उसको क्या पता कि मेरा डीएनए है। मान लो बैक्टीरियोफेज ने अटैक ही नहीं किया, आरी ठालो बैठे हो 5-7 दिन से, कोई काम ही को नहीं, तो वो इन क्यों कौन काट रहे हो। हमारे में होता ना सेल्फ नॉन सेल्फ, उतना एडवांस नहीं। देखो क्या होता है, यही तो था कि 1963 में बैक्टीरिया से कितने एंजाइम निकले, दो। ध्यान दो, कितने एंजाइम निकले, दो। उसमें से एक एंजाइम तो डीएनए को काटता है, काटने वाले को तो क्या कह दिया था, आरी। दूसरा एंजाइम एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिखा, बस इतना बताया है कि वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। मैं बता रहा हूं उस एंजाइम का नाम क्या था, मीथाइलेज। गौर से सुनना, कौन सा एंजाइम था, मीथाइलेज। ये रहा, उसी बैक्टीरिया में एक और एंजाइम बैठा है, मीथाइलेज। नाम से समझो, मीथाइलेज। मीथाइलेज क्या करेगा, खुद बैक्टीरिया के डीएनए पर जगह जगह जाके कौन सा ग्रुप जोड़ देगा, मिथाइल। उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट पे क्या जोड़ देगा, मिथाइल। मिथाइल जुड़ गया, जैसे ही आरी आएगा उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे खुद का डीएनए है। मिथाइल जुड़ने से उसकी जो रिकॉग्निशन साइट थी वो मॉडिफाइड हो जाएगी और वो उसमें कट नहीं लगा पाएगा। तो 1963 में बैक्टीरिया से कितने एंजाइम आइसोलेट किए, दो। ध्यान दो, एक जो डीएनए को काटता है वही कौन था, दूसरा डीएनए से क्या जोड़ता है, मिथाइल ग्रुप। उसको क्या कहा, मिथाइलेज। किसके डीएनए से जोड़ता है, खुद के डीएनए से, और जोड़ करके रेस्ट्रिक्शन साइट को बदल देता है ताकि आरी अपने डीएनए को कट ना करे।
क्लियर? तो मिथाइलेज आरई के एक्शन से खुद के डीएनए को बचाता है और आरई बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काट के बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? चलो, मिथाइलेज नाम लिखना ना, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, बस ये दिया कि दो एंजाइम निकाले गए थे, एक तो एंडोन्यूक्लियस था, दूसरे का नाम नहीं दिया है। देखो यहां लिखा है, यहां सी इन द ईयर 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group to DNA. एक वो था जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, इसके पास लिख लो ये कौन सा था, मिथाइलेज। जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है उसका नाम क्या था, मिथाइलेज। वाइल अदर कट डीएनए, दूसरा डीएनए को काटता है, द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यू, काटने वाले को क्या बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। बस पहला आरडीएनए अंडरलाइन, पहला आरई कौन सा था, हाइंड सेकेंड, और ये लास्ट में ये नंबर ये दे रखी, बिसाइड हाइंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 आरई दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और वो सब स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। बीच में कुछ ज्ञान है वो अभी समझेंगे, अभी आए नहीं है, आरई की एक्टिविटी में आएगा। तो आरई का बैक्टीरिया में काम पूछे तो क्या बताना, वो उसके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है जो उसको किससे बचाएगा, बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से। तो खुद के डीएनए को कौन बचाएगा, मिथाइलेज। क्या जोड़ देगा, मिथाइल ग्रुप, और उसकी रेस्ट्रिक्शन साइड मॉडिफाइड हो जाएगी। अब आरई उसको कट नहीं लगा पाएगा। यहां ये हमने पढ़ लिया था, ये कौन सी कैटेगरी का एंजाइम है, न्यूक्लिएज, जिसमें दो नाम आए, एक्सो और एंडो। ऊपर का पैराग्राफ इक्वार फर्स्ट है, इसका नोमेनक्लेचर का पैराग्राफ दिया हुआ है। ये जो तुम बोलते हो ना हाइंड सेकंड इक्वार फर्स्ट, ये नाम कैसे रखते हैं, तो नाम रखने का तरीका देख लो। आरई का नाम रखने का तरीका जानते हो ना, आरई के नोमेनक्लेचर में कितने लेटर होते हैं, 3 से 4 तो लेटर होते हैं, प्लस 1 रोमन नंबर होता है। किसी भी आरई का नाम लिखोगे तो लेटर कितने होंगे, 3 से 4, एक उसमें रोमन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नॉन आरई एंड सेकंड, एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला इको आर फर्स्ट, इसमें लेटर कितने दिख रहे हैं आपको, 4, ये क्या है, रोमन नंबर। लेटर कितने हैं, 4, एक रोमन नंबर। कुछ में 3 लेटर भी होते हैं। 3 लेटर वाला एग्जाम्पल सर, पीबीआर 322 का डायग्राम याद है, फिगर 11.4 11.4, उसमें लिखा है CLA फर्स्ट, नहीं बाम अच में तो 4 लेटर है, ये कुछ आएंगे PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, इनमें कितने लेटर है, 3, और रोमन नंबर सब में है ना। तो कहने का मतलब जो चौथा लेटर है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब आप देखो पहला लेटर कहां से उठाया, बोल दो, अल्फाबेट। बाकी दोनों भी कहां से उठाए, अल्फाबेट। सेकंड और थर्ड लेटर, अरे जिस बैक्टीरिया से निकला उसकी क्या ले ली, स्पीसीज। पहला लेटर उसका क्या है, जीनस। चौथा लेटर उस बैक्टीरिया का, स्ट्रेन। ये जो रोमन नंबर है ये उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। हाइंड सेकंड जो है वो कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया, उसी से जिससे न्यूमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अलावा एक और लिखा था ना आपने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या इन्फ्लुएंजी भी बोल सकते हो। हीमोफिलस का क्या ले लिया, H, इन्फ्लुएंजी का तो पहला लेटर तो किसका है, जीनस, आगे वाले 2 डी उसका स्ट्रेन और रोमन नंबर उसका आइसोलेशन। इको आर फर्स्ट कहां से निकाला गया है, इश्चीरिशिया कोलाई RY13। तो इश्चीरिशिया का ई पहला लेटर क्या इंडिकेट करेगा, जीनस। CO उसकी क्या है,
स्पीसीज, आर क्या है, स्ट्रेन, और फर्स्ट आइसोलेशन का ऑर्डर। एक बार ऐसे भी पूछा था बच्चों, इको आर फर्स्ट में सीओ क्या है, कोलाई, मतलब उसकी क्या है, स्पीसीज। तो नाम नोमेनक्लेचर देने का तरीका यह है, फर्स्ट लेटर कहां से उठाओगे, उस बैक्टीरिया का जीनस, आगे के दो लेटर कहां से उठाएंगे, स्पीसीज, चौथा लेटर स्ट्रेन, और रोमन नंबर कितने नंबर पे उसको आइसोलेट किया है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। हाइंड फर्स्ट भी था, लेकिन वो नॉन फंक्शनल था, काम का नहीं था, तो हटा दिया उसको, काउंटिंग में नहीं आया, सेकंड रखते हैं। फिर एक हाइंड थर्ड भी आएगा, इक्वार फर्स्ट है, फिफ्थ है, ऐसे ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन पर बेस्ड है। अब तुम ध्यान रखना, पहला नॉन पूछे तो वही है, तो गुरुजी इको आर फर्स्ट कैसे है, ई कोलाई से जिसे सबसे पहले निकाला गया, ई कोलाई से जिसे सबसे पहले निकाला गया वो इको आर फर्स्ट था, ई कोलाई से ये पहले निकला है, ओवरऑल सबसे पहले वो हिंड सेकंड था, फर्स्ट नॉन फंक्शनल था इसलिए उसको रखा नहीं, ये था, ठीक है ना। चौथा लेटर ऑप्शनल है, कुछ जगह वो नहीं भी होता, कुछ जगह होता है, बाकी सारे लेटर इसमें आएंगे। ये नोमेनक्लेचर ऑफ आर ई, ये वाला पैराग्राफ है। ये हो गया लगता टाइम, ठीक है, कल करेंगे इसके आगे बचा हुआ पोर्शन, ये और वेक्टर डीएनए वगैरह कल लाऊंगा, थोड़े क्वेश्चन भी लाऊंगा, खूब है वैसे इसके क्वेश्चन। लाया था वैसे मैं, आज तो नहीं होंगे, कल ही करते हैं इनको, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।